जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं। आज के इस लाइव सेशन में बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूं और निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें, कष्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें और थोड़ा सा स्पष्ट करें कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। नमो बुद्धाय। जगपाल साक्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दुर्भाग्य रहा कि मैं आपके उस कार्यक्रम में पहुंच नहीं सका और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जयप्रकाश जी, सभी साथियों को जय भारत। कृष्णा जी, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या में जुड़ें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात को पहुँचाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल हैं। राकेश साक्या जी, जय भारत। जय भारत सभी को। श्रवण कुमार जी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। अपनी बात को शुरू करते हैं हम। और बेटा फ़ोन चला लो और आप लोग जुड़ते रहिएगा। विषय बहुत ही गंभीर है, जैसा कि आप सभी को पता है। कल की घटना है, आपके हाथरस में बताया जाता है कि 125 से ज़्यादा लोग, जबकि आपको पता है कि प्रशासन के माध्यम से जो सूचना दी जाती है वो पूरी तरह गलत है। अगर 500 लोग मारे जाते हैं तो उसमें आपको सूचना मिलेगी मात्र 100, 110, 120 की। कुल मिलाकर ये देखा जाए इस घटना में लगभग जो है 300-400 लोगों की मृत्यु हुई है और जो बेहद ही निंदनीय है। और इसमें तीनों के तीनों, मतलब बाबा योगी आदित्यनाथ जी, सूबे के मुख्यमंत्री, और जो दर्शक और भक्तगण वहाँ पर उपस्थित थे, वे तीनों के तीनों के बराबर के जिम्मेदार हैं। यह सभी को पता है कि इस दुनिया में, इस देश में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना तो चमत्कार से किसी का भला होता है, ना तो चमत्कार से कोई भी व्यक्ति अमीर हो जाता है और ना ही चमत्कार से कोई भी व्यक्ति गरीब हो जाता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, उज्जवल करना है, या जिंदगी में सफल होना है, तो उसका कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। जितने भी महापुरुष इस देश के अंदर हुए, जिन्होंने सत्य का मार्ग दिखाया, समाज को, देश को वास्तविक मार्ग दिखाया, उन लोगों के हाथ में ना तो हथियार होता है और ना ही उनके द्वारा कभी भी समाज में चमत्कार को परोसा गया।
और जिसके चलते हम और आप अर्थात देश की जनता उनको न पहचान पाती है और ना ही उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर पाती है। क्योंकि जब भी उनके मार्ग के अनुसरण करने की बात आएगी तो वे हमेशा व्यक्ति को सुधारने, अच्छे मार्ग पर चलने, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते आए हैं लॉजिकल तरीके से। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग आलसी हो गए हैं, कामचोर हो गए हैं। लोगों को काम नहीं करना है, लोगों को मेहनत नहीं करना है, लोगों को अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी है। उनको शॉर्टकट तरीका चाहिए होता है अमीर बनने का या किसी और प्रकार के एक्टिविटी जो उनकी इच्छा होती है कि वह पूरी हो जाए। इसके लिए वे इन बाबाओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और जो बाबा इनको ज्ञान देते हैं, मैं वास्तव में आपको बता दूं कि उनके पास कोई भी धर्म का ज्ञान नहीं होता है। बस चमत्कार के बल पे वे लोगों को प्रभावित करते हैं, अपनी जाल में फंसाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन्हें बुला करके जो है उनका शोषण करते हैं। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो सरकार को बखूबी से पता होता है, लेकिन सरकार उनको बराबर की फंडिंग भी करती है, परमिशन भी देती है। और इस प्रकार की अगर गैदरिंग हो रही है तो उसका जो पूरा का पूरा फायदा है वो सरकारी तंत्र उठाता है। कहने का मतलब क्या है कि हाथरस में अगर इस प्रकार का कोई प्रोग्राम हो रहा है या देश में कहीं पर भी हो रहा है तो उसके पीछे राजनीति का हाथ होता है। राजनीति बिना धर्म को धंधा बनाए आजकल के ज़माने में सफल होना बहुत ही मुश्किल है, मीन्स असंभव मान लीजिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम जैसे नेता अभी बहुत आगे निकल चुके होते हैं, जो दिन रात लोगों का वास्तविक मार्ग प्रशस्त करते हुए वास्तविक राजनीति को भारत देश के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं। साथियों, बेहद दुखद और निंदनीय घटना है। इस घटना के लिए जितनी जनता जिम्मेदार है, बाबा जिम्मेदार है, उससे कहीं ज़्यादा सूबे के मुख्यमंत्री मिस्टर योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। और उनके रहते अगर ऐसी घटना हो रही है या किसी भी सरकार के चलते ऐसी घटना हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि उन्हें फांसी के फंदे पर खुद ही लटक जाना चाहिए। लेकिन ये तब संभव है जब इंसानियत उनके अंदर जिंदा हो, उनको अपने किए का पछतावा हो, उनको इस बात का एहसास हो कि हमने जनता की इस प्रकार की हत्याएं करी हैं। लेकिन आज आपको पता है कि अच्छे लोग राजनीति में बहुत कम आ पाते हैं। जो भी आते हैं वो बेशरम, निकम्मे और कह लो कि एक तरीके से जनता का खून पीने वाले दरिंदे आजकल इस देश में राज कर रहे हैं और उन्हीं को जनता जिता करके वहाँ पर पहुँचाती है। ऐसी स्थिति में उनको जनता के प्रति कोई भी दया, कोई भी सहानुभूति नहीं होती है। अगर वे मीडिया के सामने अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रहे होते हैं तो आप ये समझिए कि वह सिर्फ और सिर्फ एक्शन कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे अभिनेता लोग करते हैं। क्योंकि अगर समस्या का वास्तविक समाधान सूबे का मुख्यमंत्री ढूंढे तो निश्चित तौर पर उसके पास समाधान होता है। लेकिन नहीं, आज हाथरस की घटना है, कल कहीं और की घटना है, परसों कहीं और की घटना है। इस प्रकार की चीज़ें लगातार चलती आ रही हैं पिछले 76 सालों से और आगे भी चलती आएंगी जब तक हमारे देश की जनता जनार्दन वास्तविक मार्ग का अनुसरण नहीं करेगी और इन नेताओं मीन्स जो बाबा लोग हैं इनका परित्याग नहीं करेगी।
या इनके भरोसे अपने भाग्य को देखना बंद नहीं करेगी। अब देखिए यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी जब 110, 112, 116 या कहो 300-400 लोगों की मौत आपके हाथरस कांड में हो गई, तब इनको होश आया, इन्होंने वीडियो जारी किया, हर मृतक को 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। आप सोचिए कि इस देश के अंदर आम जनता कीड़े और मकोड़े की तरह है, योगी आदित्यनाथ जी उनको 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। बहुत सोचने वाली बात है, बहुत निंदनीय बात है। मैं पहले भी कहता आया हूं, अगर इस देश का बंटवारा कर दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, तो कहने को इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं। भारत देश के अगर 140 करोड़ टुकड़े कर दिए जाएं, तो मैं वास्तव में आपको बताऊं कि सभी के हिस्से में कम से कम करोड़ों रुपए आएगा। कहने का मतलब क्या है, इस देश में हर व्यक्ति की जो वैल्यू है वो कम से कम करोड़ों रुपए की है, लेकिन उनको मिलता क्या है? जब उनके साथ, वैसे तो जिंदा हैं तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता है। जब जहां इच्छा हो कोई उन्हें मार दे, किसी दुर्घटना में उनकी मौत हो जाए, कोई भी उनको जो है वास्तविक परवरिश देने के लिए तैयार नहीं है। आप सभी को अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा, बनारस की एक घटना थी जिसमें हम लोग लगातार 5 दिन तक तपती धूप में बने रहे, अनशन पे, धरने पे, और योगी आदित्यनाथ जी ने अपने जुबान से एक शब्द नहीं बोला है। डीएम, एसडीएम या वहाँ की जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है वो पूरी तरह भ्रष्ट है, और वो इन्हीं षड्यंत्रकारियों के दिशा निर्देशन में काम कर रही है। और कहते ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे समाज की अगर मैं बात करूं तो लोग न्याय पाना नहीं चाहते हैं, लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, किसी भी मामले में आगे बढ़ कर के बल्लेबाजी नहीं करना चाहते हैं। उनको बैठे बैठाए घर पे सारी चीज़ें मिल जाएं तो ये उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और नहीं मिलती हैं तो वे उसे भाग्य भरोसे छोड़ देते हैं। जब एक घटना होती है, 2 घटना होती है, 3 घटना होती है जिसमें 1-2 लोगों की मौत होती है, तो योगी आदित्यनाथ जी को उसका उदाहरण ले करके, समय और परिस्थिति का आकलन करके ये समझ लेना चाहिए कि हमें वह कदम उठाना चाहिए कि ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हों। लेकिन मैं देखता हूँ, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे वो बहन कुमारी मायावती की सरकार रही हो, या इन योगी बाबा की सरकार है, किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप मरें या जिएं। ऐसे में जनता के सामने कोई विकल्प नहीं होता है, और जनता मजबूरी में हाथ पे हाथ रखकर बैठी और अपने परिजनों को, अपने सगे संबंधियों को मरते हुए देखते रहती है। ये बहुत ही चिंतनीय और गंभीर विषय है। मेरा देश की जनता जनार्दन से यही अपील है कि देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, अभी भी इन ढोंगी पाखंडियों की पहचान आप नहीं कर पाए, और इनके भरोसे अपना भाग्य आजमा रहे हो, तो मैं कहूँगा यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। जबकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि भगवान श्री राम को मोदी जी ले आए। अभी कुछ दिन पहले जब बारिश हुआ तो अयोध्या के जो छतें थी ढह गईं, उसमें से पानी गिर रहा है, या तमाम प्रकार की चीज़ें। इलेक्शन के दौरान आपने देखा नरेंद्र मोदी का वर्चस्व अयोध्या में 0 हो गया। पूरे देश में इनकी थू-थू होने लगी और कमर इनकी टूट गई। तो अगर वास्तव में भगवान राम की कृपा होती और भगवान राम होते, या वो सक्रिय भूमिका में होते,
तो निश्चित तौर पर मोदी को प्रचंड बहुमत से जिताते। लेकिन मोदी जी हों, योगी जी हों या बीजेपी की पूरी टीम हो, वो एक चोरों की टीम है। और चोरों की टीम का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इन प्रकारेण सत्ता को हथियाए रखना, बनाए रखना। उसके लिए चाहे इन्हें चोरी करना पड़े, चाहे बदमाशी करना पड़े, या किसी को मारना और काटना पड़े, हर काम करने के लिए ये 24 घंटे तैयार रहते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी कोई दैवीय शक्ति ने साथ नहीं दिया। ये जो परिभाषा है वो सत्य की है और सनातन की है। भगवान बुद्ध बहुत पहले कह के गए थे, अगर आप गलत मार्ग पर जाओगे तो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हुआ, मैं ना योगी की बात करूंगा और ना मोदी की बात करूंगा, कोई भी व्यक्ति हुआ, अगर वो वास्तव में सीलों का पालन नहीं करता है और जो बुद्ध ने मार्ग बता करके इस पूरे विश्व को ज्ञान का मतलब अपना उपदेश दिया है, अगर उस मार्ग पर आप नहीं चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप विनाश के पथ पर हैं। चाहे वो सत्ता की बात हो और चाहे वो आम नागरिक की बात हो। और इसे ही सत्य और सनातन की परिभाषा दी गई है। लेकिन ये दरिंदे जो हैं क्या करते हैं, अपने इस ढोंग और पाखंड को सत्य और सनातन की परिभाषा देते रहते हैं और लोग उसी में लिप्त रहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी मूर्खता है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में बहुत ही चिंतन मंथन करने की बात है। बीआरपी परिवार इस घटना में जितने लोग मारे गए हैं उनके प्रति दुख व्यक्त करती है, और अब आगे क्या बताएं वो हमारे वश में नहीं है। ना हम उनको 1-1 करोड़ रुपए दे सकते हैं और ना ही जिनकी हत्या हुई है, जिनको मारा गया है, उनको हम वापस लौटा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने अपने टीम को लगा दिया, एसपी डीएसपी को तैनात कर दिया और तमाम और आला अधिकारियों को भेज दिया, जांच करेंगे कि यह कोई साजिश थी या दुर्घटना थी। हमारा योगी जी से यही कहना है कि घटना के बाद कौन सी जांच करते हो। अगर जांच करना है, एक्शन लेना है, तो घटना से पहले ये तैयारी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, जब सारी घटना घट जाती है, मीन्स पूरा घर जल जाता है, जल जाने के बाद हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश की जो पुलिस व्यवस्था है, हमारे देश का जो न्यायालय है, वह जांच करता है और जांच करते करते उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह किसी काबिल नहीं रहती है। हर कदम पर पैसा चाहिए। किसी केस को, चाहे वो कितना सा बड़ा केस क्यों ना हो, उसको पैसे और रुपए के बल पे दबा दिया जाता है। अधिकारी फंसे या कोई बाबा फंसे या कोई अपराधी फंसे, पीछे के दरवाजे से उसको निकाल दिया जाता है। वहाँ तक ना हम पहुँचते हैं, ना देखने जाते हैं, और ना ही आपके पास और हमारे पास देखने का समय होता है। मतलब ये भारत देश है और भारत देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। वर्तमान में रामराज चल रहा है, योगी आदित्यनाथ का सुशासन चल रहा है, बाबा बुलडोजर की सरकार चल रही है। पूरा का पूरा जो है सब कुछ मेंटेन है आपके उत्तर प्रदेश में। फिर भी ये घटनाएं जो हैं, जो इस प्रकार की एक्टिविटी हैं, हो रही हैं, ये किस चीज़ का प्रमाण है? ये चीज़ आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। और योगी, मोदी या कोई और हो, मैं बता दूं, इस देश की संचालन की क्षमता नहीं है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन बार बार मैं यही करूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बीआरपी का साथ, सपोर्ट और सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बीआरपी को पहुंचाएं, और यदि आप सक्षम हैं चुनाव लड़ने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी प्रतिभा रखते हैं और ईमानदारी निष्ठापूर्वक आप काम करना चाहते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आप स्थापित करिए।
अन्यथा यह देश में जो आग लगी हुई है, आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, वो कल आपके घर तक पहुंच जाएंगी और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, 76 सालों की राजनीति का आकलन करने के बाद हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को इस्टेब्लिश किया है और बिना भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के कोई भी समस्या का समाधान इस देश के अंदर नहीं है, क्योंकि उद्देश्य किसी भी पार्टी का आपकी समस्या का समाधान है ही नहीं है। और अगर उद्देश्य समाधान है ही नहीं है तो उद्देश्य की परिकल्पना करना महामूर्खता है। बदायूं का एक उदाहरण मैं ले लेता हूं। बदायूं में ऐसा कोई भी मौर्य परिवार नहीं है जो आरपी मौर्य को ना जानता हो, और आरपी मौर्य के कैरेक्टर, आरपी मौर्य के एक्शन, आरपी मौर्य के चरित्र चित्रण, जो भी चीज़ें हैं, कार्य क्षमता, इन सब चीज़ों से वाकिफ है। लेकिन जब अच्छे लोग चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तो लोग उनका कैरेक्टर नहीं देखते हैं, उनकी अच्छाई नहीं देखते हैं और उनकी कार्य दक्षता को नहीं देखते हैं। लोगों के दिमाग में ये बस गया है कि देश में अगर पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, देश में अगर पार्टी है कांग्रेस है, देश में या प्रदेश में पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। बस 2 या 3 के चक्कर में अपना जो है पूरा का पूरा भविष्य खराब कर देते हैं। अब इनके सामने हवाई जहाज लेकर के आओ, 50-50 गाड़ियां लेकर के आप चलो, दिन रात दारू और पैसे बांटो और इनके साथ झूठे वादे करो, मतलब ऐसी राजनीति करो कि जो है इनको मूर्ख बनाया जा सके आसानी के साथ, तब तो ये आपके साथ खड़े होंगे। अगर आपने ईमानदारी की राजनीति कर दी तो मैं बता दूं कि ना तो आपको देखना पसंद करेंगे और ना ही वोट देना पसंद करेंगे। बदायूं की पिछला जो इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के बाद आप सबको पता होगा कि अभी 8 साल की बच्ची को कुछ दिन पहले एक यादव ने खेत में ले जा करके दरिंदगी दिखाई, अर्थात उसका रेप किया। पुलिस प्रशासन पूरी तरह ढीली रही, ढूंढते 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 लगभग 10 से 15 दिन के अंदर उसको पकड़ पाई है और पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया, उसके पैर पे गोली मार के उसको जेल भेज दिया। लेकिन वही पुलिस प्रशासन या योगी आदित्यनाथ की सरकार और सुशासन इस बात की गारंटी लेने को तैयार नहीं है कि अगले दिनों में ऐसी घटना नहीं होगी या नहीं होने देंगे। वहां से मिस्टर नीरज मौर्य जो सपा से जीते हुए हैं, कादर चौक की घटना थी, लोकसभा क्षेत्र आपका आंवला में आता है, ना वो देखने गए। और अगर बदायूं की घटना होती है तो जिनको बदायूं वालों ने जिताया है वे भी नज़दीक नहीं जाएंगे। मतलब एक तरफ तो सांपनाथ हैं और दूसरी तरफ नागनाथ हैं। बीजेपी को अगर आप जिता रहे हो तो भी आपको मरना है, शोषण का शिकार होना है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार, रेप, ये आम बात बन चुकी है। और अगर आपने सपा को जिताया है तो भी ये घटना जो है रुकने का नाम नहीं लेगी। ऐसी स्थिति में बस केवल और केवल समय काटना है, उसके अलावा अब आपके पास कोई समय नहीं है, अर्थात बदायूं वासियों के पास कोई भी विकल्प नहीं है। और जिसको बदायूं वालों ने जिताया है उसका मैं बता दूं, बदायूं वालों को ना चरित्र पता है और ना उसका व्यक्तिगत परिचय पता है और ना ही ऐसे व्यक्ति के अंदर हम कोई योग्यता देखते हैं।
बस एक ही योग्यता थी कि वो सपा का बेटा था, शिवपाल यादव का बेटा था, इसलिए लोगों ने उन्हें जिताया। और बीजेपी से थक गए थे, हार गए थे, परेशान थे, इसलिए उन्होंने कहा चलो सपा को जिता देंगे और अगली बार जब 5 साल बीत जाएगा, सपा से थक और हार जाएंगे तो फिर किसी जो है बीजेपी वाले को जिता देंगे जो उन्हीं के समाज का बंदा होगा। अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति में आप मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, या जो इस देश के लुटेरे हैं, पार्टियों के फॉर्म में आपके बीच में आते हैं और जबरन बिना विकल्प दिए आपको जो है नेता चुनने के लिए बाध्य करते हैं। ऐसी स्थिति में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कहें तो सारी घटनाओं के सारे एक्टिविटीज़ की जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार यह भारतीय समाज ही है। और हमने बधाई में बेस्ट विकल्प देने का प्रयास किया और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी इनको समझ में नहीं आई ये बातें। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, समझने में वक्त लगता है, हमारा प्रयास जारी रहेगा। आज नहीं कल लोगों को उचित निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ये हमारा दावा है। साथियों, आए दिन देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो भी विकल्प है, तो भी ऑप्शन है कि आप उन समस्याओं से कैसे निपटोगे, कैसे लड़ोगे। अगर आपकी सरकार है, आपका विधायक और सांसद है, एक फ़ोन पर काम हो रहा है, तुरंत एक्शन हो रहा है, न्याय संगत तरीके से आपको न्याय मिल रहा है, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर सपोज करो कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो भी आप अपनी एकता का परिचय दे करके समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं फिर बनारस चलता हूँ। बनारस में जब हमने 5 दिवसीय अर्थात अनिश्चितकालीन धरना था, आप सभी को पता होगा, आप सब लाइव देख रहे थे, वैसे भी सोशल मीडिया पर फोटो वगैरह आ ही रही होंगी, उनके माध्यम से आपको पता है कि जब हम धरने पर बैठे तो एक भी शुभचिंतक नेता साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। चलो मान लेते हैं नेता स्वार्थी हैं, अपने सियासत में लगे रहते हैं, लेकिन बनारस में अन्य क्षेत्रों की बात तो छोड़ दीजिए, दूर दराज से लोग आने में थोड़ा सोचते हैं, समय भी चाहिए, खर्चे भी होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे क्षेत्रीय लोग थे, कहने का मतलब बनारस जो है वो मौर्यों का भी गढ़ है। आप जब जाओगे बनारस तो उसके पास पड़ोस में 2-3 गांव ऐसे हैं जो कि मौर्यों से भरा पड़ा है और समस्या मौर्य समाज की है, तो मौर्य समाज को ही आगे बढ़ कर के लड़ना पड़ेगा। मौर्य समाज की समस्याओं के समाधान के लिए हम किसी एससी भाई को, किसी यादव बिरादरी को, किसी वर्मा बिरादरी या अन्य किसी बिरादरी से उम्मीद करें तो ये हमारी मूर्खता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गिने चुने लोग बनारस के उन गांवों से आए हुए थे और आपने देखा होगा संख्या 150, 200, 150, 200 के रेंज में रही है। जबकि अगर हल्ला बोल वाली स्टाइल में सभी लोग वहां पर खड़े हो जाते, करना कुछ नहीं था, खाली आपको एकत्रित होना था और वहां पर लाखों की संख्या तो छोड़ दीजिए,
1000, 2000, 4000 लोग भी अगर इकट्ठा हो गए होते तो मैं बताऊं कि तत्काल पीड़ित परिवार को न्याय दिला मैं देता। योगी आदित्यनाथ को वहां आना पड़ता, प्रशासन को झुकना पड़ता और मात्र 1 या 2 दिन के अंदर जो है पीड़ित परिवार को 50 लाख भी मिलते, लाइसेंस भी मिलता और सारे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा अर्थात सजाए मौत अर्थात फांसी भी मुकर्रर की जाती या सुनिश्चित की जाती। लेकिन नहीं, घर में दुबक करके बैठे हैं, सोच ये रहे हैं कि अगर घर से बाहर मैं निकलूंगा तो लाठी और डंडे खाने पड़ेंगे, ये सोच रहे हैं। तो आंदोलन में मैं क्यों जाऊं, घर के अंदर मैं सुरक्षित हूं। अब आप सोचिए, मुन्नी लाल मौर्य जी घर में सुरक्षित थे। उनकी जब पिटाई हुई, जितनी दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हुई, भाई साहब मैं आपको बताऊं कि एक मैंने फोटो देखा था, उनकी पीठ पर इतने डंडे मारे गए थे कि अगर आप देख लेंगे तो मैं बता रहा हूं, मैं दावा करता हूं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब आप सोचिए, एक एक करके डंडे खाओगे, एक एक करके मारे जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं, न्याय तक नहीं मिलेगा, अपराधियों को अरेस्ट तक नहीं किया जाएगा और जाएगा 2-4 दिन के 10 दिन के अंदर बेल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में एक एक करके मर रहे हो तो कुछ बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए, एक साथ खड़े होइए, निकलिए और लड़ने की योजना बनाइए। नेता और नेताइन के चक्कर में, पार्टी बंदी के चक्कर में अगर आप पड़ोगे तो पड़ोस में अगर आग लगी है तो निश्चित तौर पर आपका घर जलेगा, आज नहीं तो कल जलेगा, श्योर जलेगा। और हम लोग अर्थात बीआरपीएन अपना बेस्ट देते रहेंगे, लेकिन कब तक उसकी भी एक सीमा है। हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य आप हैं, आप साथ खड़े हैं तो सब कुछ है, अर्थात पैसा भी है और जनबल भी है। लोग या तो जनबल देखकर डरते हैं और या पैसे देख करके जलते हैं, मतलब डरते हैं, चाहे वो कोई सत्ताधारी हो या कोई गुंडे और बदमाश हो। तो दोनों चीजें तो आपसे आ रही हैं। सोचिए, अगर आप लाखों की संख्या में कहीं पर इकट्ठा हो गए तो उसको देख करके यह सरकार घबरा जाएगी और कुछ भी करने के लिए तैयार होगी। कुछ भी जो आप चाहो वो डंके की चोट पे करवा सकते हो। और अगर आप ये लाखों की संख्या में खड़े हैं, हमें किसी की मदद के लिए 100-100 रुपये इकट्ठा करने पड़ गए, तो आप सोचिए कि 1 लाख और गुणे 100 कर दीजिए तो 100 लाख यही हो गया, अर्थात 1 करोड़ रुपया हो गया। मैं योगी आदित्यनाथ जी से 50 लाख रुपए की डिमांड किया मैंने, और वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया, वो भी प्रोसेस में है, पेंडिंग में है। मान्य होगा कितना नहीं होगा वो भविष्य बताएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो अपने बल पर मुन्नी लाल मौर्य जी पीड़ित परिवार को करोड़ों रुपए दे सकते हैं और 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन नहीं, ज़रूरत जब पड़ेगी तो दूसरों के लिए 100 रुपये नहीं निकलेगा और न दूसरों के लिए टाइम मिलेगा। और यही मेन कारण है आपकी असफलता का और साथ ही साथ हमारी असफलता का। और हमारे जैसे लोग नेता दलाली कभी नहीं करेंगे, आप इसके लिए निश्चित रहिएगा। जब भी लड़ाई होगी, स्वाभिमान की लड़ाई होगी, सम्राट अशोक वाली लड़ाई होगी। ना किसी को धोखा देते हैं और ना ही धोखा देना पसंद है और ना धोखा लेना पसंद है, दोनों कंडीशन है। जब हम बोलेंगे कि भाई आप हमारे साथ लगिए,
तो हमारे ही समाज के लोग बोलेंगे कि भैया बहुत नेता हो गए हैं, बहुत पार्टी हो गई है, किस किस को जिताएं। मैं पूछना चाहता हूं समाज से ही, अभी तक आपने किसको जिता करके संसद भवन में या उत्तर प्रदेश की कुर्सी या दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचा दिया है? हम लोग तो अभी आए हुए हैं, नए हैं, अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। आप 76 सालों से आकलन कर लीजिए, मौर्य समाज का एक जुझारू और कर्मठ जो नेता था बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के मरने के बाद अभी तक कोई नेता ही नहीं बना, जितने के जितने सब गीदड़ हैं एक तरफ से। और उन गीदड़ों को अगर नेता मान रहे हो और उन्हीं के पीछे लग करके अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो ये आपकी मूर्खता है ना, और क्या कहें। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हम किसी को पार्टी बनाने या नेतागिरी करने के लिए मैं रोक नहीं सकता और ना रोकने का अधिकार है, लेकिन आपको चलना किस मार्ग पर है, अच्छी चीज़ क्या है, कौन आपके हक अधिकार के लिए लड़ सकता है, किस पार्टी में आपको भागीदारी मिली है, ये तो आपको सोचना है ना। हम किसी को प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि भाई तुम पार्टी खड़ी कर बंद कर दीजिए, मैं आ गया हूं। तो ये तो चलता रहेगा। और जब कोई भी सिस्टम चलता है उसके दो पहलू होते हैं। भगवान बुद्ध के समय में देवदत्त पैदा हो गया जिसने चंडाल का काम किया। सम्राट अशोक के समय में सुसीम पैदा हो गया, वो भी नंबर 1 का बदमाश था। तो आपने सम्राट अशोक की तारीफ क्यों करते हैं, बुद्ध की तारीफ क्यों करते हैं? सम्राट अशोक को फॉलो क्यों करते हैं, बुद्ध को फॉलो क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? वहीं आप जा करके सोच लीजिए। सुसीम की जय क्यों नहीं बोलते हैं, देवदत्त की जय क्यों नहीं बोलते हैं? कारण है कि देवदत्त का जो मार्ग था वो गलत था। ऐसे ही आप जब यहाँ पर आकलन करेंगे राजनीति का, तो सिर्फ और सिर्फ बीआरपी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ही वास्तविक मार्ग पर चलती हुई नजर आएगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सारा जो ये तंत्र मंत्र है, जो इधर उधर की फालतू की राजनीति है, उनको छोड़ करके बीआरपी का साथ दीजिए और कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। फिर देखिए भारत देश में ना तो कभी हाथरस की हत्याकांड होगा, ना तो कभी इस प्रकार की रेप कांड होगा, और ना ही कोई पुलिस प्रशासन वाला आपसे पैसा खाएगा। इस बात की गारंटी है कि जब भी हमारी सरकार बनती है तो न्याय व्यवस्था आपके घर तक पहुंचेगी। और राजा मीन्स नेता तो किसी न किसी को बनाते ही हो। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले किसी भाई ने पोस्ट लिख दिया फेसबुक पे कि उत्तर प्रदेश वालों से मेरा निवेदन है कि जो है इस बार यूपी में बीआरपी की सरकार बनाइए, भाई आरपी मौर्य को मुख्यमंत्री बनाइए। तो हमारे ही समाज के एक बंदे ने बहुत बढ़िया कमेंट उसमें किया। कमेंट क्या किया? कमेंट ये किया कि फालतू की बात मत करिए, सोच समझ के लिखा करो। मतलब उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो आरपी मौर्य नहीं बन सकता है, मतलब अगले की सोच के हिसाब से। और फिर वो मेरे से फ़ोन पर भी बात किया, तो क्योंकि दोनों में बहस हो गई थी तो मैंने समझाया अगले को। तो बोल रहा था कि सर मेरा मतलब पहले विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, मतलब पहले बन जाएं, एक काम हो जाए तो दूसरा काम होगा तो तीसरा काम होगा। मेरा उस भाई से यही कहना है कि अगर ये समाज हल्ला बोल वाली स्टाइल में, जैसे केजरीवाल को एक झटके में उत्तर प्रदेश का दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, वैसे उत्तर प्रदेश में हल्ला बोल वाली स्टाइल में अगर आप लगो तो बीआरपी की सरकार क्यों नहीं बन सकती? एक साथ विधायक भी जीतेंगे, एक साथ सांसद भी जीतेंगे। लेकिन नहीं, सोच ही लोगों की ऐसी हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति जमीनी लेवल पे काम करेगा, वास्तविक मार्ग पे चलेगा, तो धीरे धीरे उसको पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। पहले प्रधानी जीतेगा,
फिर विधायकी जीतेगा, फिर सांसदी जीतेगा, मतलब सारा खेल आपके वोट का है। अब पूरी ज़िंदगी वो विधायकी और सांसदी तक पहुँचेगा, वो भी व्यक्तिगत रूप से, तो बाकी का काम कब करेगा? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 24 से 25 साल के अंदर सम्राट बन गए थे और धनानंद को उखाड़ के फेंक दिया था। ये तब का ज़माना था जब राजाओं वाली स्टाइल में काम करना था। सम्राट अशोक ने अपने तलवार के बल पर उसके बाद धर्म के मार्ग पर चलकर पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है अपनी शौर्य का परचम लहराया। तब जमाना तलवार का था, तब जमाना आदेश का था। आज जमाना लोकतंत्र का है और इस लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, जनता का निर्णय ही सर्वथा होता है। इसलिए यह देश जो है बहुत पीछे है। लोकतंत्र जितना जरूरी है उतना आज ये खतरनाक बन गया है, अभिशाप बन गया है, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपने आप को परफेक्ट समझना चाहता है और करना चाहता है। ठीक है, हर व्यक्ति परफेक्ट समझे और करे, लेकिन जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे होते हैं तो उसके लिए संघ होता है, उसके लिए नियम होता है, कानून होता है। अगर आप किसी संघ से जुड़ते हैं तो उसका नियम कानून मान करके, एक्सेप्ट करके एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और अगर उस नैतिक जिम्मेदारी को आपने निभा दिया, संघ को महासंघ बना दिया, तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान है। अदरवाइज इस देश में बच्चा बच्चा भी नेता वाली स्टाइल में बात करता है। एक रिक्शे वाले से भी बोलोगे ना तो भी अकड़ के बात करता है, कोई किसी से कम नहीं है। और यही वजह है कि देश पतन के मार्ग पर है। और यही वजह है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति जब कुछ करने की ठान लेता है या करने की सोचता है तो वो कर नहीं पाता है, क्योंकि उसके रास्ते में बाधा आ जाता है लोकतंत्र। आपकी स्वतंत्रता, आपसे ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं, प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि आपको मेरा ही सपोर्ट करना है, आपको प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि आपको आंदोलन के लिए आना है। बस आप मन की राजा हैं, अपने हिसाब से काम करेंगे, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी, आपका घर जब जलेगा, तब आप अकेले चिल्लाते और न्याय की भीख मांगते हुए नजर आएंगे। और जब कोई नहीं मिलेगा तो मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आरपी मौर्य का नंबर आपको ज़रूर मिलेगा और तब आप फ़ोन करेंगे कि भैया जो है मुझे बचाओ। ऐसी स्थिति में अगर मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, आर्थिक रूप से, संघात्मक रूप से, मीन्स हमारा टीम बीआरपी मजबूत नहीं है, तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? और मजबूत भी आपसे होनी है, अर्थात समस्या भी आप ही हैं और समाधान भी आप ही हैं। सब कुछ निर्णय आपको करना है। हम लोग अपने कर्तव्य मार्ग पर लगे हुए हैं, अंजाम क्या होगा वह भविष्य बताएगा। जितनी जल्दी आपकी बुद्धि और सद्बुद्धि खुल जाए उतनी ही जल्दी हम लोग सफल हो जाएंगे। और अगर हम सफल हुए तो आपका सफल होना पूरी तरह गारंटीबद्ध है, आप ये समझिए। तो साथियों, आज मीन्स कल जब इस घटना को देखा कि जो है 114-15 लोग मारे गए, योगी आदित्यनाथ जी भीगी बिल्ली की तरह मुंह लटका करके संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अरे संवेदना तो मैं व्यक्त करूं जिसके बस में कुछ नहीं है, और जिसके बस में सब कुछ है वो संवेदना व्यक्त करेगा कि काम करेगा? उत्तर प्रदेश का वोट ले करके जबरदस्ती, पहली बार भी इनकी सरकार ईवीएम से ही बनी थी, दूसरी बार भी ईवीएम से ही सरकार बनी है। जबरदस्ती सरकार बना करके जब घटनाएं होती हैं तो संवेदनाएं व्यक्त होती हैं, और ज़रूरत पड़ती हैं पैसे देने की तो लाख, 1.25 लाख, 1 लाख में काम होता है। स्वाति का नाम आपने सुना होगा, उसके पति की हत्या हो गई थी और उसको 50 लाख रुपए योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था। मुझे पता है, उसको फ्लैट दिया था खरीद करके, और उसको जो है मंत्री भी बनाया था, क्योंकि वो इनकी मौसी की लड़की थी, क्योंकि इनकी वो सगी संबंधी थी। हो सकता है कि कोई और रिश्ता रहा हो, मैं बहुत अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। तो स्वाति जो है वो भारत देश की नागरिक थी, उत्तर प्रदेश की नागरिक थी। बाकी सब बेवकूफ़ हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, कीड़े मकोड़े की तरह।
योगी आदित्यनाथ के पास पैसा नहीं होता है, मोदी जी के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन जब कांवड़िया यात्रा जाती है और कोई मंदिर बनाना होता है या कोई और टंट घंट करना होता है, तब अरबों अरबों रुपए निकाल करके वहाँ पर लगाया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश की सरकार। इनको इंसान से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ नौटंकी से मतलब है। बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो साथियों, समस्या का समाधान सिर्फ बीआरपी है। बेहिचक लग करके सरकार कब बनेगी वो बाद की बात है, लेकिन आप बीआरपी से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। और जब भी कोई आंदोलन कार्यक्रम इस प्रकार का हो कि जहाँ पे जनता को न्याय दिलाना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको खड़े होकर के शोर मचाना है, बाकी काम हम कर लेंगे। और आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। इस धरती पे अभी कोई पैदा नहीं हुआ है, बस इतनी सी बात है। बाकी आप सभी लोग खुद समझदार हैं और समझते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। प्रयास ये कीजिए कि कहीं पर भी अगर इस प्रकार की कोई घटनाएं हो रही हैं तो हम तक आप ज़रूर पहुंचाएं। कभी कभी हमारे तक पहुंचते पहुंचते घटनाएं बहुत लेट हो जाती हैं और सीधी चीज़ जो है वो बिगड़ जाती है, सीधी चीज़ बिगड़ जाती है। इसीलिए कभी भी ऐसी कोई घटना हो तो उसका तत्काल इलाज ज़रूरी है, और इलाज करने के लिए हम तैयार हैं। हर चीज़ में परफेक्ट हैं, बस एक ही चीज़ में हम पीछे रह जाते हैं, आपके साथ और समर्थन भी। मेरा आपसे निवेदन है, 150 रुपये खर्च होते हैं, कहीं पर आंदोलन हो, कहीं पर इस प्रकार के आह्वान हो जहाँ पे जनता जनार्दन को न्याय देना हो, तो आप सब लोग ना कुछ कर सको तो कम से कम भीड़ का हिस्सा बनो। इतनी सी मेरी बात है, गुजारिश है। समस्याएं देश में बहुत हैं, लगातार उनको हल करना है, और बिना आपके साथ सहयोग के हमारी भी शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। हमें भी सोचना पड़ता है, हमें भी समझना पड़ता है, वास्तव में इंसान हम भी हैं। इसीलिए पूरी ज़िंदगी लगाकर आप सबकी सेवा में अगर मैं समर्पित हूँ तो आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि तान मान धन से लगकर बीआरपी को आगे बढ़ाइए, और निश्चित तौर पर जितनी भी समस्याएं देश के अंदर हैं वो सब खत्म होनी है, और तब स्थापित होगा भारत देश के अंदर फिर से सम्राट अशोका राज अर्थात स्वर्णिम भारत का आगाज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय भारत, जय संविधान।